गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5 लेक्चर ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग वो सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देख चुके होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। किसी भी पदार्थ को इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टिविटी के आधार पे, चालकता के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, आज इसको हम कवर करने वाले हैं। तो किसी भी मटेरियल्स को कितने भागों में बांटा गया है, इसके पहले थोड़ा बहुत आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में जानकारी ज़रूर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली आसानी से समझ में आ जाएगी कि कंडक्टिविटी के आधार पे, चालकता के आधार पे मटेरियल को कितने भागों में बांटा गया है और उसका क्यों ऐसा बांटा गया है, उसके पीछे रीज़न क्या है। सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो पदार्थ का क्लासिफिकेशन या मैटर का क्लासिफिकेशन हम करने से पहले 3 टर्मिनोलॉजी हमको पढ़ना है बच्चों, 3 शब्दावलियाँ हमको पढ़ना है। यानी 3 चीज़ों के बारे में जब हम अच्छे से जान लेंगे तब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट, पहले हम तीनों पॉइंट को अच्छे से लिख दे रहे हैं और उसके बाद हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला जो पॉइंट्स आता है, नाम आप लोगों ने सुना होगा सारी चीज़ों को। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जिसमें पहला है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहला क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हिंदी में हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमको सबसे पहले ये सीखना है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा हमको सीखना है कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी, इसको हम चालकता कहते हैं। चालकता क्या होती है। इसके बाद तीसरा जो टर्म है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को, इनके फार्मूले को नहीं पढ़ना है, इनके डेरिवेशन संबंधित जो भी बातें हैं उसको यहाँ नहीं पढ़ना है। इन तीनों चीज़ों का हम आपको एक फिजिकल सिग्निफिकेंस बताएंगे। इसका भौतिक मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमसे कोई कहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस, इसकी मीनिंग क्या होती है। जब तक चीज़ों को फिजिक्स में आप फील नहीं करोगे, अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिजिक्स का कोई भी ब्रांच आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हम आपको केवल इसका फिजिकल मीनिंग बताएंगे, जिससे हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसको हम आसानी से समझ लें। बस इतना सा मतलब है। बाकी जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे चलेगी वहाँ पर ये बहुत डिटेल से हम लोग इन सारी चीज़ों को करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग बना लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो इसको आप हेडिंग बना लीजिएगा। पहले हेडिंग हम आपको बताने चल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए नाम से ही क्लियर है, फ्री। तो ये माने जो स्वतंत्र हो, जो बाउंड ना हो, जो किसी के कंट्रोल में ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्री कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है। तो चलिए आज हम इसके बारे में और अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और इनको हम फ्री क्यों कहते हैं। चलिए आप जानते हैं इस यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स पाए जाते हैं
वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एटम्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? यस, एटम्स कहा जाता है। अब एटम्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे थियरीज, बहुत सारे डिस्कवरीज हम अब तक पढ़ चुके हैं। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल, यानी कि जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर धनावेशित प्रोटॉन्स और उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पर लेते हैं किसी एटम का, अगर ये कोई एटम है तो इसका न्यूक्लियस कहाँ होता है? बीच में होता है। क्योंकि न्यूक्लियस में सभी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसका मतलब इसको हम एक प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? ये सारी चीज़ें आपको बेसिक हैं, पता ही होगा। ये प्लस चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉनों पर होता है। तो ये प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, दिस इज न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, सेल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो मान लीजिए कोई ऑर्बिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। इसके पहले विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, अनलाइक चार्ज जो होते हैं या अपोजिट चार्ज होते हैं, वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे पे कौन सा बल लगाते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं। इसका मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन आप जानते हैं केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, बहुत तेज़ी के साथ ये चारों तरफ न्यूक्लियस के घूमते रहते हैं। उसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से, घूमने की वजह से, मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितना है? स्मॉल v है। स्मॉल v नियत वेग से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गति कर रहा है। आपको 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ाया गया है, अगर कोई भी पार्टिकल, यदि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, कैसा मोशन करता है बच्चों? सर्कुलर मोशन करता है, तो सेंटर की तरफ, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड एक फोर्स कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिसकी वजह से इस पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। अब वो जो अभिकेंद्र बल होता है वो बैलेंस करने के लिए उसकी डायरेक्शन किधर होती है? बाहर की तरफ। इसको हम लिख दे रहे हैं FC। क्या लिख दे रहे हैं? FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो निश्चित रूप से इनके बीच भी एक फोर्स काम करेगा, जिसे हम Fe लिख दे रहे हैं। Fe का सिंबल आप समझिए बच्चों, E माने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, F माने फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe से हम लिख दे रहे हैं। इसको आप जानते हैं, इसको कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। अब आप ध्यान से समझिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ये अभिकेंद्र बल और ये स्थिर वैद्युत बल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरने पाता है, ये अपनी सेल में, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये नाभिक के आकर्षण बल के कारण, नाभिक के आकर्षण बल के कारण ही न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो नहीं बच्चों, आंसर क्या है, नहीं, ये फ्री नहीं है। क्यों नहीं फ्री है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूमता है। ये अपना न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाना बंद नहीं कर सकता है, ये बाहर कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता है। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतना क्लियर हो बच्चों? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उस टाइम क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Fe और ये सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब जरा आप सोचिए, अगर इन दोनों में से कोई भी एक बल बड़ा हो जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक बल अगर बड़ा हो जाएगा तो रिजल्टेंट बच्चे जीरो नहीं होगा, और जो बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चला जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, अगर ये ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा हो गया बच्चों, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल बड़ा हो गया, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर की तरफ भाग जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाना बंद करके वो फ्री हो जाएगा, वो इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाएगा। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री होकर के पूरे मटेरियल में रैंडम मोशन करना शुरू करता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, एक बार दोबारा आप लोग सुन लीजिए, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाना बंद कर देता है, वो अपनी कक्षा को छोड़ करके चला जाता है, बाहर चला जाता है, एटम को छोड़ करके बाहर चला जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये Fc हमको किसको बढ़ाना है, Fc को बढ़ाना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाना है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा तब तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इस फोर्स को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कार्य करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैसे बढ़ाएंगे, इसके अंदर हम चार्ज डालें तभी वो बढ़ सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हम प्रोटॉन्स इंजेक्ट नहीं करा सकते हैं, उसके अंदर प्रवेश नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए हम इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अब हमको ये काम करना है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमको फ्री करना है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ना तो हम बच्चों बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। अभी इस चीज़ पर आपको फोकस नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन को अगर हमको फ्री करना है तो हमको किसको बढ़ाना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा और वो फ्री हो जाएगा। अब हमको सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कैसे बढ़ेगा, इसके लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम दोनों फोर्स का फार्मूला लिख दे रहे हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी इसका फार्मूला आप नहीं पढ़े हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम, उसमें हम इस चीज़ को अच्छे से कराएंगे। लेकिन फार्मूला लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है दैट इज गिवन बाई K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई r²। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये तो आप जानते ही हैं, mv²/r। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, ये K एक बच्चों कांस्टेंट है
Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है, आवेश है। Q1 अगर इसको मान लें, Q2 इसको मान लें, ये Q1 Q2 दो चार्ज हो गया। और यहाँ पे R क्या है, R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। यस, यहाँ वही R ये भी है। ये क्या है, मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर फोर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास लिया जाएगा। और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। जिस वेग से ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा था, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, ये वो वेलोसिटी हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो रेडियस है, सॉरी ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की, इसको भी हम कम नहीं कर सकते हैं। अब हमारे कंट्रोल में कौन बचा है बच्चों, बी। आप देखिए इस फार्मूले को, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। और जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा। और तब हम उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो बस बहुत सिंपल प्रोसेस है। किसी भी मटेरियल्स में अगर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप उसको इतना वेलोसिटी दे दीजिए, इतना वेग दे दीजिए कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बढ़ जाए, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब सवाल फिर ये उठता है कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम कैसे इंक्रीज करेंगे। तो डोंट वरी बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैसे हम इंक्रीज करेंगे, इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसे जैसे फिजिक्स को आगे पढ़ाएंगे वैसे वैसे ये सारी बातें हमें आपसे बतानी है, हमें आपसे डिस्कशन करना है, हमको आपको इसको अच्छे से समझना है। चलिए अभी हम इस केस को छोड़ देते हैं कि इसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करेंगे। अभी थोड़ा सा हम हिंट देंगे, बहुत सारे तरीके हैं इस वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज करने के, उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, किसी भी एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर छोटा हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, तब वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। फ्री होकर के जाएगा कहाँ, फ्री होकर के कहाँ जाएगा, जैसे मान लीजिए ये मटेरियल है, ये कोई भी मटेरियल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना एटम छोड़ करके चला गया। अब वो इस पूरे मटेरियल में वो रैंडम मोशन करेगा, इधर उधर घूमेगा, इधर उधर भागता रहेगा, बहुत हाई स्पीड से ये मोशन करता रहेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बच्चों हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये क्लास 11 का फार्मूला है, हम लोग सर्कुलर मोशन में इसकी स्टडी करते हैं। और ये जो है अभी इसी लेसन में हम आपको सिखाएंगे कि ये दो पॉइंट आवेश के बीच जो पॉइंट चार्ज होते हैं उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का ये फार्मूला है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है और वो नाभिक के आकर्षण बल को तोड़ करके फ्री हो जाते हैं, पूरे मटेरियल में रैंडम मोशन करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब थोड़ा सा और यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास ये एनर्जी कहाँ से आती है। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा कि इसके पास ये एनर्जी कहाँ से आती है, और ये जो वेलोसिटी है ये इसका वेग कितना होता है, और जब इलेक्ट्रॉन अपना सेल छोड़ करके चला जाता है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम आपको बता रहे हैं, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बीच बीच में यूज होते रहते हैं। चलिए तो हम आपको बता दें बच्चों, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाना बंद कर देते हैं तो उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किस वेलोसिटी से मोशन करता है पूरे मटेरियल के अंदर, उस चीज़ को हम आपको बताने चल रहे हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, उनकी जो वेलोसिटी होती है नियर अबाउट 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड आर्डर की होती है। आपको जान करके बच्चों हैरानी होगी, ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 10⁵ मीटर पर सेकंड ये मोशन कर लेता है, गति कर लेता है। आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है,
लाइट की स्पीड होती है बच्चों 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितना बताई जा रही है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, नियर अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है बच्चों वो लाइट के वेलोसिटी के लगभग आसपास होती है। अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो 1000 गुना ज़्यादा होती है लाइट की वेलोसिटी। हम इस वेलोसिटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस आज बन गए हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लाइट की वेलोसिटी से दौड़ना शुरू कर दे। तो वो सब प्रोसेस बाद में हम लोग सीखेंगे। अब ये जो वेलोसिटी है वो कहाँ से आती है और इस वेलोसिटी का क्या नाम होता है, इस चीज़ को हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। थर्मल वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं बच्चों? थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी ऊष्मीय वेग। इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वेग कहते हैं। देखिए जब कोई एटम आइसोलेटेड हो, विलग हो, उसके आसपास ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना मैग्नेटिक फील्ड हो, और ना वो एटम या मटेरियल किसी बैटरी से कनेक्टेड हो, उस टाइम जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उसे हम बच्चों ऊष्मीय वेग के नाम से जानते हैं। किस वेग के नाम से जानते हैं? ऊष्मीय वेग से नाम से जानते हैं, थर्मल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो आपको एक बात तो समझ में आ ही गया होगा, ये जो इलेक्ट्रॉनों का वेग है किसकी वजह से है बच्चों? ऊष्मा की वजह से है। किसकी वजह से है? ऊष्मा की वजह से, टेम्परेचर की वजह से है। तो इसीलिए इसको हम लोग ऊष्मीय वेग कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन में उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। और वो जो थर्मल वेलोसिटी होती है उसका जो आर्डर होता है बच्चों वो 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड आर्डर का होता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बातें। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम करने वाले हैं कंडक्टिविटी पर। चलिए आप लोग हेडिंग बना लीजिए। दूसरा हेडिंग है बच्चों कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? चालकता। कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ये चालकता क्या होती है इस चीज़ को अब हम समझते हैं। चलिए हेडिंग बना लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। तो अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ने चल रहे हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको हिंदी में चालकता कहते हैं बच्चों, चालकता कहते हैं। ये क्या होता है इस चीज़ को आप समझिए। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स किसके बारे में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस का चक्कर लगाना बंद करके पूरे मटेरियल्स में रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्टिविटी क्या होती है इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। कोई भी मटेरियल, ध्यान से समझिएगा, कोई भी मटेरियल है वो अपने अंदर अगर चार्ज को चलने के लिए अलाउ कर रहा है या हीट को चलने के लिए अलाउ कर रहा है तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्टर कहते हैं। हालांकि कंडक्टर अभी हम आपको बाद में बताएंगे क्या होता है। तो नेचर में कुछ मटेरियल्स ऐसे पाए जाते हैं जिनमें चार्ज का या हीट का या हम कहें साउंड का या किसी भी प्रकार की एनर्जी का अगर मूवमेंट होता है तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए वो क्या है? कंडक्टर का कार्य कर रहा है, वो कंडक्टर है। तो यहाँ पे कंडक्टर और कंडक्टिविटी बच्चों दो अलग अलग वर्ड हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, चालकता पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास कोई एक चार्ज है, वो चार्ज इस मटेरियल के अंदर से फ्लो हमको कराना है। तो जब उस चार्ज को इस मटेरियल के अंदर फ्लो कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसानी से चला जाएगा। उसके मार्ग में, उसके रास्ते में कुछ रुकावट आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, और वो जो प्रॉब्लम्स होंगी उसका भी एक नाम दिया गया है। बाद में हम उसे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के नाम से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ कंडक्टिविटी का मतलब ये है
कि जिस पदार्थ में चार्ज आसानी से फ्लो हो सकता है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जिस मटेरियल्स में चार्ज आसानी से फ्लो नहीं होता है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो कहने का मतलब व्हाट इज कंडक्टिविटी बच्चों, चालकता क्या है? कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज जितना आसानी से मूव करेगा किसी मटेरियल में, हम कहेंगे उसकी कंडक्टिविटी उतना ही अच्छी है, उतना ही ज़्यादा है। तो अगर इसको हम डिफिनीशन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ द इजी एट विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज आर हीट कैन पास थ्रू ए मटेरियल। चलिए लिख लेते हैं कंडक्टिविटी की डिफिनीशन। कंडक्टिविटी इज द measure of easy। conductivity is the measure of easy at which an electric charge are heat can pass through it। ये कंडक्टिविटी की एक छोटी सी डेफिनेशन है। तो चूंकि यहाँ पर हम बच्चों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ चार्ज के बारे में बात हो रही है, तो हम चार्ज के ही बारे में बात करेंगे। एक ऐसा मटेरियल्स जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो हो सके एक एटम से दूसरे एटम पर या एक एंड से दूसरे एंड पर, जितना आसानी से चार्ज फ्लो होते हैं, हम कहते हैं कि उस मटेरियल की कंडक्टिविटी उतनी ही अच्छी है। इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या है? एक इजी जो चलने में आसानी होता है उसका मेजरमेंट है कि किसी मटेरियल में कोई चार्ज कितना आसानी से फ्लो हो रहा है, उसका मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी कहलाता है। अब थोड़ा सा और गहराई से हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं अगर कोई बॉडी चार्ज है तो चार्ज अगर है तो उसका रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल कौन होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जा चुके हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने आपको ये भी बताया है कि जो चार्ज का फ्लो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, प्रोटॉनों की वजह से नहीं होता है। इसलिए अगर किसी मटेरियल में चार्ज के चलने की बात हो रही हो तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चलने की बात हो रही है। अब अगर हम सही शब्दों में कहें कि किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से फ्लो होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगी, और जितना प्रॉब्लम से वो फ्लो होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतना ही कम होगी। अब इस तरीके से आपको समझना, अगर हम कहें किसी मटेरियल का कंडक्टिविटी अच्छी है, इसका सेंस क्या है? इसका सेंस यही है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सकता है। अब कितना आसानी से फ्लो हो सकता है इसका मेजरमेंट हम करते हैं, और जो भी आता है उसे उस मटेरियल्स की कंडक्टिविटी कहते हैं। क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए बच्चों हमको किसी न किसी चीज़ यूनिट चाहिए, कोई ना कोई यूनिट चाहिए। इसलिए कंडक्टिविटी को नापने के लिए एसआई यूनिट बनाई गई है। एसआई यूनिट जो होती है आप देख लीजिए, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है साइमन, क्या होता है बच्चों? साइमन्स पर मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है? इसमें साइमन्स पर मीटर होती है, जिसको इन शॉर्ट हम S/M लिखते हैं, या इसी को हम एक और इसका यूनिट होता है बच्चों जिसको महो कहते हैं, MHO। देख लीजिए स्पेलिंग क्या है, ये महो, ओम का उल्टा है बच्चों, महो। तो इस तरीके से कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हम किस में करते हैं? साइमन्स पर मीटर या महो में करते हैं।
इसको हम आगे बच्चों बहुत डिटेल से करेंगे। आगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये सारी चीज़ें, कंडक्टिविटी क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसको कंट्रोल हम कौन से फैक्टर करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको केवल एक फिजिकल मीनिंग बता रहे हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से चलेंगे उस मटेरियल की कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगी, और जितना आसानी से नहीं चलेंगे यानी प्रॉब्लम में चलेंगे उस मटेरियल की कंडक्टिविटी उतना ही कम होगी। और वो जो इजी मेजरमेंट ऑफ इजी, इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो मेजरमेंट ऑफ इजी है इसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं, और इसको किस में नापते हैं, सीमेंस पर मीटर में नापते हैं या मॉ में नापते हैं। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। हम इसका फिजिकल मीनिंग यहाँ बता करके इस टॉपिक को छोड़ेंगे और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कहाँ पर, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करते रहेंगे वहाँ पर इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग बना लीजिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग हम यहाँ पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस की फिजिकल मीनिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रतिरोध। प्रतिरोध नाम से ही क्लियर है, रेजिस्टेंस माने अपोजिशन होता है, विरोध होता है, रुकावट होता है। अब ये कैसा विरोध, किसका विरोध, कैसी रुकावट, किसके लिए रुकावट, हम चूँकि बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं या हम चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चार्ज के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। तो जैसे किसी मटेरियल में अभी हमने बताया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल है, कोई धातु है, धातुओं में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये जो धातु है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलते हैं तो उसके मार्ग में बच्चों बहुत सारे अपोजिशन आते हैं, बहुत सारे रुकावटें आती हैं। वो जो रुकावटें हैं, वो जो रेजिस्टेंस है, एक प्रकार का जो प्रतिरोध है, जो प्रॉब्लम है चलने में इलेक्ट्रॉनों को, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस की एक छोटी सी डिफिनेशन हम देना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए इस चीज़ को, रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन। रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट या इन एनी मटेरियल्स। तो लिख दे रहे हैं इस डेफिनेशन को, रेजिस्टेंस, आप लोग भी लिखिए बच्चों, रेजिस्टेंस इज अ मेजर, रेजिस्टेंस इज अ मेजर, रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफ करंट कह लीजिए, यहाँ पे हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चों चार्ज लिख दे रहे हैं। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज है तो आपको हमने बताया पॉजिटिव चार्ज तो चलते नहीं है, चलता कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन चलता है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन चलते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। तो रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मटेरियल्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जब वो मोशन करते हैं मटेरियल के अंदर वन एंड टू अनदर एंड, तो उसके मार्ग में बहुत सारे रुकावटें आती हैं। वो जो रेजिस्टेंस और जो अपोजिशन होता है उसका जो मेजरमेंट है
उसे हम क्या कहते हैं, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो कौन सी रुकावट आती है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो उनको चलने के लिए रोकती है, बस इसको भी हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। है तो बहुत बेसिक चीज़ है बच्चों, बट किसी भी कंपटीशन के लिए बेसिक चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ये कोई मटेरियल हमने बनाया, ये कोई मटेरियल है, ये किससे बना होगा बच्चों, एटम्स से बना होगा। इसमें ये देखिए ये बहुत सारे एटम्स हैं, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। मान लीजिए कोई एटम, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यानी मुक्त हो गया, यानी कि हम एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों मुक्त हुआ, ये देखिए मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। ये देखिए ये जो सिंबल्स हम बना रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, इसको हम लिख दे रहे हैं दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए और ये क्या है, एटम है, ये क्या है, एटम। ये जो छोटे छोटे डॉट हमने बनाया है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री हो चुके हैं, अब एटम से ये निकल करके भाग चुके हैं। अब चूंकि अभी मैंने बताया इन इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी की वजह से इसके पास वेलोसिटी होती है और इस वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, जिसका ऑर्डर जो होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा वेग है बच्चों। तो इस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो बच्चों देखिए ये यहाँ पे टकराएगा, यहाँ से टकराने के बाद वो इधर भगेगा तो इधर टकराएगा, इधर भगेगा तो इधर टकराएगा, इधर भगेगा तो इधर टकराएगा, फिर हो सकता है इधर आए। इस तरीके से उधर टकराते हुए रैंडम मोशन करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसको यहाँ से यहाँ चलना है तो बीच में स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है कि वो सीधे भागता चला जाए। यहाँ बीच में क्या है, एटम्स हैं जो कि बहुत पास हैं और इन एटम्स के अलावा और भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके रास्ते में बहुत सारे एटम्स और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो उनसे टकराता है और टकराने की वजह से उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है और उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट कैसे आती है। तो दोबारा सुन लीजिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी भी मटेरियल के अंदर जब चलते हैं अपने थर्मल एनर्जी की वजह से जब चलते हैं तो ये एटम्स से बार बार टकराते हैं और ये आपस में जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें टकराते हैं, जिसकी वजह से इनके मार्ग में चलने में रुकावट पैदा होती है। और कितनी रुकावट पैदा हुई इसी का जो मेजरमेंट है बच्चों उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगले लेसन में हम इसको फार्मूलाइज करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस के फार्मूले को पढ़ेंगे। आप ओम का नियम सुने होंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो हम आगे चल करके रेजिस्टेंस को और अच्छे से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम आपको केवल इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया, फिजिकल मीनिंग हमने आपको यहाँ पे बताया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों ये रैंडम मोशन करते रहते हैं इस तरीके से, इनका जो डायरेक्शन होता है चलने का कुछ भी फिक्स नहीं होता है, किधर ये जाएंगे, जिगजैग मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब किसी मटेरियल्स में जब ज़्यादा अपोजिशन इनको झेलना पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉनों को तो हम कहते हैं कि उस मटेरियल्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होते हैं हम कहते हैं कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम है। चलिए अब यहाँ पर हम इन तीन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है किसी मटेरियल की, और बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इसके बाद हम इस लेसन में आगे चलते हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बच्चों। मैटर का जो क्लासिफिकेशन है उसको अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छे से फील आए उस क्लासिफिकेशन का, इसलिए हम इतनी देर तक इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते रहे। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स अभी आगे आएंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी था
क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि अभी हम आगे बच्चों चार्जिंग की विधियां पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वहाँ पे हमको कंडक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम सारी चीज़ों को अभी से ही बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका क्या रोल है। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आपको इस पे न्यूमेरिकल्स, इस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपको समझ ना आया हो तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो किसी भी पदार्थ का क्लासिफिकेशन करने से पहले हमको ये चीज़ समझना होता है कि ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है। क्लासिफिकेशन, ये जो वर्गीकरण किया गया है, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। तो यहाँ पर बच्चों मटेरियल का क्लासिफिकेशन हम उसकी कंडक्टिविटी के आधार पे करने वाले हैं। किसके आधार पे? कंडक्टिविटी के आधार पर। कंडक्टिविटी क्या होती है हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ conductivity, on the basis of conductivity materials are classified into following categories। देखिए, कोई भी नेचर में जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं बच्चों, मटेरियल, उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी 4 भागों में डिवाइड किए हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है कंडक्टर। यस बच्चों, पहला क्या है? कंडक्टर। इसको हम कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक। दूसरा आपका है नॉन कंडक्टर। दूसरा क्या होगा बच्चों? नॉन कंडक्टर। दूसरा आपका है नॉन कंडक्टर। इसका एक और बहुत अच्छा नाम है इंसुलेटर। क्या नाम है बच्चों? इंसुलेटर। इसको हम कहते हैं अचालक। अचालक या परावैद्युत। अचालक या क्या नाम है इसका बच्चों? परावैद्युत। तीसरा क्लासिफिकेशन किया गया बच्चों सेमीकंडक्टर। क्या किया गया है? सेमीकंडक्टर। इसको हम अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक। और चौथा एक स्पेशल टाइप का क्लासिफिकेशन है बच्चों, इसको आप ध्यान से लिखिएगा। इसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या कहते हैं बच्चों? सुपर कंडक्टर। अति चालक। तो देखिए, कंडक्टिविटी क्या होती है, एक बार दोबारा आप समझ लीजिए। किसी भी मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से मूव कर सकता है, वही मेजरमेंट, उस आसानी की माप जो है, उसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया स्टूडेंट्स? 4 भागों में। पहला है कंडक्टर, दूसरा है नॉन कंडक्टर या इसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं, तीसरा है सेमी कंडक्टर और चौथा है सुपर कंडक्टर। अब हम एक एक करके इसको डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर जितना अभी इस लेसन को पढ़ने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं इनके बारे में जानना, केवल अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे। बाकी बच्चों ये बहुत बड़े टॉपिक हैं। कंडक्टर की एक अपनी अलग दुनिया है, एक अलग साइंस है। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सीखना अभी बाकी है। उसी तरीके से
नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ये सब बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। लेकिन हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उतना यहाँ पर हम आपसे डिस्कशन अभी करेंगे, और बाकी जैसे जैसे ये आगे आते रहेंगे वैसे वैसे हम इन चीज़ों को आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये सीखना है कि कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, व्हाट इज कंडक्टर, और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इस चीज़ को हम सीख लेते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं कंडक्टर, हेडिंग बना लीजिए, कंडक्टर क्या होते हैं, चालक किसे कहते हैं या चालक पदार्थ किसे कहते हैं। हेडिंग आप बना लीजिए बच्चों, कंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, चालक। तो कंडक्टर किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके, आसानी से चल सके, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कंडक्टर कहते हैं। तो कहने का मतलब अगर इसकी डेफिनेशन लिखा जाए, which materials are allowed to pass, which materials, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो those materials which are allowed to pass electric चार्ज, यहाँ हीट भी कह सकते हैं, लेकिन हम चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, इसलिए चार्ज के ही बारे में बात कर रहे हैं। Those materials which are allowed to pass electric charge from one end to another end is called कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर, तो बहुत ये चीज़ समझना है कंडक्टर्स को, ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से चार्ज का फ्लो होने देते हैं उसे हम कंडक्टर कहते हैं। अब चार्ज का फ्लो होने का मतलब फिर से वही बात आ गई, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज तो चलेगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो चल नहीं सकता है, वो न्यूक्लियस के अंदर बधा होता है। अब चलने के लिए कौन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से चल सकते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वन एटम से दूसरे एटम तक आसानी से फ्लो कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, ऐसे सभी मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, कंडक्टर कहते हैं। अब जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से फ्लो करेगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं, उतना ही अच्छा आवेश कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लेकर के आपको इस चीज़ को समझा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, सारे एग्जाम्पल्स। जैसे आपके सभी मेटल्स जितने भी बच्चों मेटल्स हैं वो सब के सब गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं। यानी कि उसमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आसानी से पास हो सकते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत आसानी से उनको चलाया जा सकता है। इसलिए जो मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। यस, अब अगर हम मेटल्स की बात करें तो बहुत सारे मेटल्स हैं बच्चों। कौन सा ऐसा मेटल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा आसानी से फ्लो कर सकता है, यानी कौन सा ऐसा मेटल्स है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रैक्टिकल के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये देखा गया है कि इस यूनिवर्स में पाए जाने वाले सभी मटेरियल्स में
सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब बच्चों सिल्वर जो आपका है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर हो गया, इसमें और बहुत सारे हैं बच्चों, कॉपर हो गया आपका, गोल्ड हो गया, ओके। इस तरीके से आयरन हो गया बच्चों, बहुत सारे हैं मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। एल्युमिनियम हो गया, और भी बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं। जितने भी कंडक्टर्स हैं सबके सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, सारी कंडक्टर होते हैं। इसके बाद और कौन सी चीज़ें हैं जो कंडक्टर का काम करते हैं, जो अपने अंदर से चार्ज का फ्लो बच्चों करा सकते हैं, उसमें हम देखते हैं। इसके बाद आपका बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, क्या है इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से इस चीज़ को समझिए। इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं बच्चों वैद्युत अपघट। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट। देखिएगा इस चीज़ को ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट। ये वैद्युत अपघट क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ। ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जब इनको हम पानी में घोलेंगे तो क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, वैद्युत अपघट कहलाते हैं। जैसे NaCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, यानी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम वैद्युत अपघट कहते हैं। अगर इन वैद्युत अपघट पदार्थ को हम जल के साथ इनका विलयन बना लें तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं बच्चों, कंडक्टर होते हैं। उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, आसानी से फ्लो हो सकती है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद और कौन से एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम बात करें तो टैप वाटर की, टैप वाटर जो नल का पानी आता है हमारे घरों में, जो नल से हम लोग पानी निकाल करके पीते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। ध्यान दीजिएगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन अगर हम कहें शुद्ध पानी, अगर प्योर वाटर है बच्चों, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है नो। जो शुद्ध पानी होता है, प्योर वाटर होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। इसकी वजह ये है, जो टैप वाटर होता है इसमें बहुत सारे साल्ट पाए जाते हैं। आप जानते हैं ये जो नल का पानी होता है बच्चों, उसमें बहुत प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ये विभिन्न प्रकार के साल्ट जो है इस टैप वाटर में मिक्स होते हैं। क्योंकि ये जो साल्ट होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। जबकि जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल जो होता है, उसमें बच्चों किसी भी प्रकार का साल्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। यस, नॉन कंडक्टर। इसके बाद बच्चों अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, ह्यूमन बॉडी। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा बच्चों, करंट लगते हुए बहुत सारे लोगों को करंट लगने की वजह से जान चली जाती है। तो करंट लगने का मतलब क्या है, जब हम किसी ऐसे तार को टच करते हैं जिसमें चार्ज चल रहे होते हैं, वो चार्ज जो है हमारे बॉडी से होते हुए अर्थ तक चले जाते हैं। यानी कि वो चार्ज हमारे बॉडी में फ्लो कर सकते हैं, चल सकते हैं। अगर हमारे बॉडी से चार्ज चल सकते हैं बच्चों, तो बॉडी भी क्या हो गई, एक कंडक्टर हो गई। तो ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी से भी चार्ज फ्लो होते हैं। इसका कारण क्या है, हमारे बॉडी में बहुत सारे बच्चों साल्ट पाए जाते हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के साल्ट हैं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो आसानी से हो जाता है। इसलिए बच्चों ह्यूमन बॉडी क्या है, एक गुड कंडक्टर है, चालक है। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है, अर्थ। पृथ्वी भी क्या है बच्चों, एक चालक है, चालक की तरह बिहेव करती है।
इसके अंदर भी आवेश भेजा जा सकता है, इसके अंदर से आवेश निकाला जा सकता है। तो अगर इसके अंदर चार्ज का फ्लो हो रहा है, दिस इज आल्सो ए कंडक्टर। इस तरीके से ये कंडक्टर के हमने आपको एग्जाम्पल्स बताए। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, तब आगे की चीज़ें और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। अब अगर आप कंडक्टर समझ चुके हैं तो नॉन कंडक्टर समझना आपके लिए बहुत आसान होगा बच्चों। आप बेटा लिख लीजिए नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर को हम कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं। देखिए नॉन कंडक्टर या इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर की इंग्लिश है बच्चों अचालक। अचालक या इंसुलेटर कौन कहते हैं? परावैद्युत। क्या कहते हैं सर? परावैद्युत। अब ये क्या होते हैं? ये कंडक्टर के जस्ट अपोजिट होते हैं। किस गुण में बच्चों? कंडक्टिविटी के पर्पज से अगर हम देखें, ये कंडक्टर के जस्ट अपोजिट होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई होने देते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं, चार्ज को फ्लो होने देते हैं, वो कंडक्टर है। और जो नहीं होने देते हैं वो क्या है? नॉन कंडक्टर है। तो डिफिनेशन नोट कर लिया जाए, दोज materials which are not allowed to pass charge from one end to another end। तो ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से चार्ज का फ्लो नहीं करा सकते हैं उसे हम अचालक कहते हैं या परावैद्युत कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको पहले से तैयार है ठीक है, और जिनको नहीं तैयार है या अच्छे से तैयार नहीं है, सारी चीज़ों को आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए, ताकि आगे जब हम आपको इस लेसन में लेके चलें आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से वैद्युत धारा या आवेश का प्रवाह नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल्स आप देखें, एग्जाम्पल बच्चों अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्लास्टिक हो गया बच्चों। प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होती है, प्लास्टिक में बच्चों करंट फ्लो नहीं होती है। ये प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। वुड है, लकड़ी, सूखी लकड़ी होना चाहिए बच्चों, ड्राई वुड। ये भी क्या है? नॉन कंडक्टर है। अगर हम बात करें बच्चों प्योर वाटर की, दिस इज आल्सो नॉन कंडक्टर। यहाँ पे ग्लास की हम बात कर रहे हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, ग्लास क्या है? शीशा एक धातु है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। शीशा क्या है? धातु है। इसके पहले मैंने आपसे डिस्कशन किया था, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। सभी धातुएं क्या है? कंडक्टर है। लेकिन ग्लास को हम इंसुलेटर की कैटेगरी में रख रहे हैं, शीशे में करंट फ्लो नहीं होती है। तो एक्सेप्शन नहीं है बच्चों ये कोई, थोड़ा सा आपको इसको याद रखना है। ये जो ग्लास अगर सॉलिड है, ग्लास कैसा बच्चों? सॉलिड। अगर ठोस ग्लास है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अगर ये लिक्विड ग्लास है, अगर हम ग्लास को पिघला दें तब वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अभी इस चीज़ को आपको केवल याद रखना बच्चों, ऐसे क्यों होता है हम कभी इसको बाद में सीखेंगे। तो सॉलिड जो ग्लास होता है वो होता है इंसुलेटर, और जो मॉल्टन ग्लास होता है, जो पिघला हुआ ग्लास होता है, जो लिक्विफाइड ग्लास होता है, वो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ओके।
ये हो गया आपका बच्चों नॉन कंडक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद हम आते हैं नॉन कंडक्टर, थोड़ा सा और इसमें हम आपको बता दें, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्यों सप्लाई नहीं कर सकते हैं, चार्ज को क्यों सप्लाई नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्टडी कर लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें कंडक्टर, देखिएगा ध्यान से, चलिए मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। ये एक कोई मेटल का आइटम ले रहे हैं, जैसे सोडियम। सोडियम क्या बच्चों, एक मेटल है, और ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यानी अपने अंदर से चार्ज को ये चला सकता है। ये सोडियम का आइटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये इसका इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन बच्चों जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको हमने यहाँ बनाया। और मान लीजिए कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक का है, उसका हमने एक एटम लिया यहाँ पर, देखिए प्लास्टिक का है, और इसका न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है कि जो कंडक्टर होते हैं वो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चल पाते हैं, और जो नॉन कंडक्टर होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चल पाते हैं, इसकी वजह क्या है। देखिए बच्चों, ये जो कंडक्टर्स होते हैं, अगर हम बात करें किसकी, कंडक्टर का जो न्यूक्लियस होता है, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बच्चों कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बच्चों, वो बहुत वीक होता है। कैसा होता है, वीक, बहुत वीक फोर्स होता है, बहुत वीक फोर्स होता है। फिर से सुनिए आप ध्यान से, कंडक्टर में जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, उस पर न्यूक्लियस का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ये इलेक्ट्रॉन इस आकर्षण बल से फ्री होकर के पूरे मटेरियल में घूमना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब इनके पास क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट यहाँ आप देखिए, अगर ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर में क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच का जो बच्चों आकर्षण बल है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। या फिर कैसा होता है बच्चों, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग फोर्स, प्रबल बल होता है। अब ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर की आप बात ही छोड़िए, अगर इसको हम हीट भी कर देते हैं तो ये मटेरियल जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इसका ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाना बंद नहीं करेगा, यानी ये अपने वैलेंस सेल को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब इसमें बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं। जब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं तो चार्ज का कैसा मूवमेंट बच्चों, इसमें चार्ज चलेगा ही नहीं। जब इसमें चार्ज ही नहीं है तो चलने के लिए कुछ है ही नहीं। चार्ज ना होने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो इसमें चलने के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं इसमें चार्ज का फ्लो होता ही नहीं है, और ऐसे मटेरियल्स को नॉन कंडक्टर कहते हैं। इसका मतलब कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का होना इस बात पर डिपेंड करता है कि किसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और किसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्योंकि बच्चों मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रैपिडली इसके अंदर मोशन करते हैं, गति करते हैं, इसलिए ये चार्ज का फ्लो करा लेते हैं, इसलिए कंडक्टर है। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए नहीं जाते हैं, इनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना टाइटली बंधा होता है कि चाहे इतना आप एनर्जी दीजिए, चाहे इतना आप टेम्परेचर इंक्रीज करिए, ये फ्री होते ही नहीं है, इसलिए इनमें चार्ज का फ्लो बच्चों नहीं होता है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये राइज होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है, ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ऐसा क्यों बच्चों?
तो यहाँ पर हम आपको एक रीजन केवल बता रहे हैं, और बहुत सारे कारण हैं इसके बच्चों, बहुत सारे रीजन हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगता है, जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर बच्चों साइज का है, साइज। जो हमारे मेटल्स हैं बच्चों, उनकी साइज इनकी तुलना में बड़ी होती है। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की साइज कंडक्टर की साइज, अगर हम मेटल की बात करें स्पेशली, नॉन कंडक्टर की साइज से बड़ी होती है। साइज बड़ी होने से क्या हो गया, जब इनकी साइज बच्चों बड़ी होगी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही कम होगा। अभी आपको आगे सिखाया जाएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दूरी बढ़ने पर बच्चों घटता है। अब देखिए, ये बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स काम कर रहा है वो बच्चों बहुत कम होता है, या आप ये कह लीजिए लगभग नेग्लिजिबल होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के अपना घूमते हैं। जबकि नॉन कंडक्टर में या इंसुलेटर में अगर देखा जाए तो इनकी साइज बच्चों छोटी होती है। साइज छोटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री नहीं हो पाते हैं। इनके बीच की दूरी कम होने की वजह से प्रबल वैद्युत बल कार्य करता है, जिसकी वजह से ये फ्री होकर के मटेरियल में घूम नहीं सकते हैं। इसलिए ये बच्चों क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है। अभी आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में इतनी जानकारी रखना है बच्चों। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और भी इनके बारे में और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। चलिए, ये 2 टॉपिक कवर हो गए। इसके बाद हम आते हैं बच्चों सेमी कंडक्टर पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल्स। तो सेमी कंडक्टर बहुत ही यूजफुल मटेरियल्स हैं। अगर हम आपको ये कह दें कि सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो बच्चों कंडक्टर से भी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। कंडक्टर का भी अपना रोल है बच्चों, कंडक्टर का भी अपना रोल है। ये जो कंडक्टर्स हैं इनका भी अपना रोल है, लेकिन जो इंसुलेटर है बच्चों, वो सारी सेमी कंडक्टर हैं, इनकी उपयोगिता मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो कंडक्टर से क्यों बेटर होते हैं। कंडक्टर की खास बात ये होती है बच्चों, कंडक्टर ये चार्ज को फ्लो करा लेते हैं, ये इनकी अच्छाई है, अच्छी बात है। इनके अंदर हम चार्ज फ्लो करा सकते हैं, यानी इनके अंदर से हम करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक कमी है बच्चों, ये जो कंडक्टर होते हैं हम इनके अंदर चलने वाली करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ध्यान से आप मेरी बात समझिएगा। जैसे अगर ये कंडक्टर है, इसके अंदर मैंने 5 एम्पियर करंट भेज दिया है, मैं ये चाहूँ कि इसी के अंदर आधे दूरी तक 5 एम्पियर जाए और आधे दूरी तक केवल 1 एम्पियर जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर, ये जो कंडक्टर से बच्चों धातुएं हैं, उनके अंदर हम करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब उसके अंदर हम जो करंट फ्लो हो रही है उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर इस एंड से 10 एम्पियर करंट हमने इंटर किया है तो इस एंड से बच्चों हमको 10 एम्पियर करंट ही मिलेगी, उसको हम कम नहीं कर सकते, ज़्यादा करने की तो बात ही नहीं है। लेकिन यहीं पर बच्चों सेमी कंडक्टर बहुत ही इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है। इधर से आपने 10 एम्पियर दिया, इधर से उतनी करंट निकलेगी जितनी हम चाहेंगे। इधर से 10 एम्पियर दिया, अगर मुझे 2 एम्पियर की ज़रूरत है तो ये सेमी कंडक्टर 8 एम्पियर को रोक देगा, 2 एम्पियर पास कर देगा। अगर हमको 3 एम्पियर की ज़रूरत है तो ये हमको 3 एम्पियर दे देगा, 7 एम्पियर रोक लेगा। कहने का मतलब बच्चों, अगर इस सेमी कंडक्टर के अंदर हमने करंट फ्लो करा दिया, चाहे नहीं करंट फ्लो करा दिया है, जो आउटपुट होगा
वो हम अपने इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। पहली खास बात। दूसरी खास बात ये है कि हम करंट की डायरेक्शन को भी बच्चों कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कारण हम चाहें करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराएं, चाहे इस डायरेक्शन में फ्लो कराएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक ही मटेरियल है बच्चों, एक ही विन्यास है, बैटरी एक ही तरीके से जुड़ी हुई है। अगर हम चाहे करंट को इधर भेजना चाहे तो इधर चलेगी, इधर भेजना चाहे तो इधर चलेगी। ये स्पेशलिटी होती है सेमीकंडक्टर की। जबकि कंडक्टर में ऐसा नहीं हो सकता है। कंडक्टर में करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता है। इस चीज़ को बच्चों सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा लेसन है, आपके सिलेबस में भी है, वहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन अगर हम डिफिनीशन की बात करें, यहाँ पर सेमीकंडक्टर की डिफिनीशन, सेमीकंडक्टर इसको हम अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक क्या होते हैं अगर इनको डिफाइन किया जाए तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ से कम होती है और अचालक पदार्थ से ज़्यादा होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अर्धचालक कहते हैं। आप फिर से सुन लीजिए, वह पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। मटेरियल्स विच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। मटेरियल्स which have conductivity materials which have conductivity between conductor and insulator। तो बच्चों ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका एक पूरा लेसन है आपके सिलेबस में सेमीकंडक्टर का, वहाँ पे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए बच्चों, अगर चालकता चालकों से कम है और अचालकों से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या सेंस है, इसको हमको समझना है। डेफिनेशन से कुछ नहीं होना है। अभी देखिए, चालकता का जो मेन रीज़न है बच्चों वो कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिस मटेरियल्स में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी चालकता उतना ही ज़्यादा है, उसकी कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब मेटल्स में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, लेकिन मेटल्स के या कंडक्टर के कंपैरिजन में कम पाए होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। जबकि अभी आप उदाहरण देखिए, जो इंसुलेटर आपका है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं या थोड़ा बहुत पाए जाते हैं, लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। उनकी वजह से हम कोई अच्छे रिजल्ट की करंट हम फ्लो नहीं करा सकते हैं। कुल मिला जुला करके उसमें नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं बच्चों जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा पाए जाते हैं, उन्हें हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल बच्चों, जैसे आपका बच्चों सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज ए गुड सेमी कंडक्टर्स। आर्सेनिक है बच्चों, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, गैलियम है आदि। ये कुछ हमने एलिमेंट्स लिखे हैं बच्चों जो नेचर में पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स होते हैं। आज मॉडर्न टाइम में बच्चों सेमी कंडक्टर का यूज सबसे ज़्यादा हो रहा है। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो करंट से चलता हो और उसमें सेमी कंडक्टर ना यूज किया गया हो। आपके मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर या बड़ी बड़ी बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, सब में
ये सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। क्या यूज है, कैसे यूज किया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, हम इसको आगे सेमीकंडक्टर में यूज करेंगे बच्चों। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन्स, आज हम चंद्रमा पर अपने यान भेज रहे हैं बच्चों, मंगल पर भी अपने यान भेजे जा रहे हैं, बड़े बड़े मशीनें जो काम करती हैं, उन सारे डिवाइसों में सारे इंस्ट्रूमेंट में, छोटे से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनों तक, सब में ये सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। इतना ज़्यादा इनका महत्व है। तो इसको हम आगे फिर पढ़ेंगे, जब वो लेसन आएगा वहाँ पे अच्छे से करेंगे। ये हो गया सेमीकंडक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है बच्चों अपना सुपर कंडक्टर। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आज की दुनिया में बच्चों सुपर कंडक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि आज बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से बनाई जा रही हैं और बहुत आसानी से हम अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, आप हेडिंग बना लीजिए सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर अति चालक, क्या कहते हैं इसको बच्चों? अति चालक। इसको आप अच्छे से समझिए, ये सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप समझ लीजिए। हालांकि कंपटीशन में इसकी डिफिनेशन या इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछे जाएंगी, लेकिन आपको बच्चों जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होती क्या है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके अंदर या जिसके भीतर से चार्ज का फ्लो आसानी से हम करा सकें, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और इस दुनिया में पाए जाने वाले हर मटेरियल का कुछ ना कुछ बच्चों रेजिस्टेंस होता है। यानी कि अगर हम चाहें चार्ज उसमें आसानी से फ्लो करा लें, ये तो ठीक है, किसी में कम अपोजिशन होगा, किसी में ज़्यादा होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ऐसा इस यूनिवर्स में कोई मटेरियल नहीं है जिसके अंदर हम चार्ज को बच्चों आसानी से बिना अपोजिशन के, बिना रेजिस्टेंस के फ्लो करा लें। तो हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पाया जाता है। लेकिन सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं बच्चों जिनके अंदर या जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है। जी हाँ बच्चों, एक ऐसा मटेरियल्स जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, यानी जब उसके अंदर चार्ज का हम फ्लो कराएंगे उसके मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ऐसे मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो इस दुनिया में ऐसा कौन सा मटेरियल्स है जो सुपर कंडक्टर है बच्चों, जिसमें करंट फ्लो होगी और रेजिस्टेंस उसका जीरो होगा? तो आंसर है, ऐसा इस दुनिया में कोई भी मटेरियल नहीं पाया जाता है जो बच्चों सुपर कंडक्टर हो, नेचुरली जो सुपर कंडक्टर हो। हम सुपर कंडक्टर बनाते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। हम किसी भी मेटल्स को लेते हैं और उस मेटल्स को सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें, हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए आप ध्यान से। अभी आप शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जो मेटल होता है बच्चों, जैसे आप कॉपर की बात कर लीजिए। आप कॉपर की अगर बात करते हैं Cu, अगर हम इसी की बात करें कॉपर, जितने भी मेटल्स होते हैं अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएं, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जितने भी मेटल्स होते हैं अगर इनका हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर इनका हम टेम्परेचर इंक्रीज करें बच्चों, तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसका ताप बढ़ाएंगे, इसको हम गर्म करेंगे, तो बच्चों इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस को R से अगर हम लिखें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है, यानी चार्ज को चलने में प्रॉब्लम होगी। अब अगर चार्ज को चलने में प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी का क्या होगा बच्चों? इसकी चालकता घट जाएगी। उसकी चालकता क्या होगी बच्चों? घट जाएगी। चालकता को अगर हम बच्चों सिग्मा से लिख दें, उसकी चालकता क्या हो जाएगी?
घट जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रैक्टिकली पाया गया है जितने भी मेटल्स होते हैं अगर उनका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने की वजह से उसकी चालकता घट जाएगी। अब इसका उल्टा अगर हम बोले बच्चों, कोई मेटल्स है अगर उसका टेम्परेचर हम घटा दें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को घटाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, घटता भी है। और अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो चालकता उसकी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। यस, चालकता बढ़ जाएगी। इसी कंसेप्ट को यूज करके सुपर कंडक्टर बच्चों बनाए गए हैं। अब ऐसा क्या वजह है, क्या रीज़न है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटल्स का रेजिस्टेंस बच्चों बढ़ जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से मेटल का रेजिस्टेंस घट जाता है। इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन यहाँ पे हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सुपर कंडक्टर का, उसका एक कंसेप्ट बना रहे हैं। आपको ये समझना है कि जब हम किसी भी मेटल्स का टेम्परेचर घटाएंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम कापर की बात करें, अगर हम कापर का वायर लेकर के उसका टेम्परेचर लगातार घटाएं उसका बच्चों रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कम होते जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, उसकी चालकता बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, टेम्परेचर को घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका बच्चों रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और जिस टाइम उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा उस टाइम ये कापर सुपर कंडक्टर बन जाएगा, सुपर कंडक्टर की तरह बच्चों बिहेव करना शुरू कर देगा। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में ये जिज्ञासा बन रही होगी कि कितना इसका टेम्परेचर हम घटाएं कि इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। तो बच्चों, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घटाना पड़ता है, बहुत कम करना पड़ता है। जैसे आपको हम कुछ आइडिया दे रहे हैं, जैसे हीलियम की अगर हम बात करें बच्चों, हीलियम गैस होती है, इसका टेम्परेचर हम कम करते हैं, कितना कम करते हैं, 4.04 डिग्री केल्विन। ये बच्चों डिग्री केल्विन में है, ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं है। सेल्सियस पैमाना 273 ज़्यादा होता है किससे, केल्विन पैमाने से। अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस जो बर्फ का टेम्परेचर होता है, जिस पर कोई वाटर फ्रीज हो जाता है 1 atm प्रेशर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको डिग्री केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन मापा जाता है। तो जो डिग्री सेल्सियस पर बच्चों 0 है वो केल्विन पैमाने पर 273 पढ़ा जाता है। तो हीलियम अगर गैस को हमको लिक्विफाइड करना है, द्रव में बदलना है, उसको इतना ठंडा करना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर 4.04 डिग्री केल्विन करना होगा। इसको जब आप बच्चों इसमें केल्विन में बदलेंगे तो ये माइनस में आएगा, इसमें आएगा, माइनस में आएगा। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितना ये माइनस डिग्री सेल्सियस में आता है। तो जब लगभग इतना टेम्परेचर आप घटा देंगे किसी भी मटेरियल्स का, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के पास पहुंचने वाला होगा, तब वो मटेरियल क्या होगा बच्चों, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा वो आप समझिए। सुपर कंडक्टर का अभी मैंने बताया बच्चों रेजिस्टेंस जीरो होता है, इसका मतलब उसमें करंट अगर हम एक बार फ्लो करा दें तो उसके बाद में कोई रुकावट ही नहीं आएगी, वो हमेशा वो करंट उसी में फ्लो होती रहेगी। ऐसा प्रैक्टिकली देखा भी गया बच्चों। सुपर कंडक्टर बनाया गया है, सुपर कंडक्टर बनाया गया है और उसमें एक बार आप सेल जोड़ दीजिए, उसमें करंट एक बार फ्लो होना शुरू हो जाए और फिर आप सेल को हटा दीजिए, उसमें जो करंट है वो अपने आप उसमें फ्लो होती रहेगी इन्फिनिटी टाइम के लिए, अनंत काल के लिए बच्चों वो करंट उसमें फिर फ्लो होती रहेगी, अनंत काल तक उसमें वो करंट फ्लो होती रहेगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा भी गया है। अच्छा, तो ये सुपर कंडक्टर के बच्चों फ़ायदे क्या हैं, क्या इसका यूज़ है? तो आपको पता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को पावर हाउस से अपने घर तक लाने के लिए हम वायर का यूज़ करते हैं।
उन वायर का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से एक बहुत बड़ी एनर्जी की मात्रा, एक बहुत बड़ी वैद्युत ऊर्जा रास्ते में ही खर्च हो जाती है। जरा आप कल्पना करिए, अगर दिल्ली से लेकर के आपके घरों तक सुपर कंडक्टर बिछा दिए जाएं, सुपर कंडक्टर लगा दिए जाएं, तो जितनी एनर्जी वहाँ से सप्लाई की जाएगी, सारी की सारी एनर्जी बच्चों आपके घर तक पहुँच जाएगी। इस तरीके से एनर्जी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो है। करंट के बारे में कोई अपोजिशन आएगा ही नहीं, सबके सबकी एनर्जी कहाँ पहुँच जाएगी? हमारे घरों में। तो सोचिए कितना मज़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं अगर हमको रेजिस्टेंस कम करना है तो मोटा तार यूज करें। रेजिस्टेंस कम करना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा बच्चों? मोटा तार यूज़ करना पड़ेगा। डीसी करंट के केस में जितना ज़्यादा मोटा तार लेंगे उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उतना आसानी से करंट फ्लो होगी। तो अगर हमको करंट भेजना है तो खूब मोटा तार लेना होगा, ज़्यादा करंट भेजना है, कम एनर्जी लॉस करना है रेजिस्टेंस की वजह से, तो मोटा तार लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर सुपर कंडक्टर है बच्चों आपके पास, एक बहुत पतला कॉपर का वायर जो सुपर कंडक्टर बन चुका है, उसके अंदर से आप जितना मर्जी उतना करंट भेज सकते हो। आपको मोटा तार लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चों उसका रेजिस्टेंस जीरो है। अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो उसके अंदर से जितना मर्जी उतना करंट भेजो। ये वंडरफुल वर्क है किसका बच्चों? सुपर कंडक्टर का। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे तो मज़ा आ गया, अब हम कंडक्टर को यूज़ क्यों करेंगे, हर जगह सुपर कंडक्टर बिछा देंगे ताकि हमारी एनर्जी लॉस ना हो और हमको ज़्यादा मोटा तार भी ना लगाना पड़े, सारी चीज़ें आसान हो जाए। बट बच्चों ऐसा नहीं है। अभी सुपर कंडक्टर जो बनाए गए हैं, जो जिस प्रोसेस से ये सुपर कंडक्टर बनाया जाता है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत रिस्की होता है। तो सुपर कंडक्टर बनाना बच्चों इतना आसान नहीं है कि हम जो है हर जगह सुपर कंडक्टर ही बिछा दें ताकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है बिना एनर्जी खर्च किए हुए हमारे घर तक पहुंच जाए। तो अगर आपको सुपर कंडक्टर बनाना है कि जितने की बिजली आप खर्च होने से बचाएंगे उसका कई लाख गुना पैसा खर्च हो जाएगा बच्चों सुपर कंडक्टर बनाने में, तो हम क्यों उसको यूज़ करेंगे। लेकिन इन फ्यूचर उम्मीद किया जाता है बच्चों, उम्मीद किया गया है कि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे सुपर कंडक्टर बनेंगे जिनका रेजिस्टेंस लगभग जीरो होगा और इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में बच्चों एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, जिसकी वजह से और भी हमारे जो रिसर्च हैं, हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो और भी एक्यूरेट और इजी हो जाएंगे। आज जो सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं बच्चों, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि इसमें सुपर कंडक्टर यूज किए जाते हैं ताकि उसकी साइज छोटी हो, ज़्यादा मोटे मोटे तार ना लगाना पड़े। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें बच्चों भविष्य के गर्भ में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो सुपर कंप्यूटर जल्दी से जल्दी कम लागत में आ जाए, जिससे जो है सारी दुनिया उसका लाभ ले सके। अभी सुपर कंडक्टर का यूज़ बच्चों मेडिकल लाइन में किया जाता है। आप जानते हैं मेडिकल लाइन में MRI कराया जाता है अपनी बॉडी का। हमारे बॉडी में बच्चों बिना चीड़ फाड़ के मशीनें बता देती हैं कहाँ पे ट्यूमर है, कहाँ पे कौन सा सेल डैमेज हो गई है, वो कैसे पॉसिबल हुआ सुपर कंडक्टर की वजह से। तो इसके बारे में हम आपको बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। लेकिन ये मान के चलिए सुपर जो कंडक्टर होते हैं हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप हो और अच्छे से सस्ते में हम सुपर कंडक्टर बना सकें ताकि जो है सारी चीज़ें और आसान हो सके। इस तरीके से बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखा मटेरियल्स का और उसका केवल फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने आपको बताया है। अभी इन सारी चीज़ों को जैसे जैसे आगे हम करेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ों को और अच्छे से हम आपको समझाएंगे। तो अब इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़िएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा और हम जल्दी ही अपना इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए बच्चों, थैंक यू।